हेलो गाइस, थर्मोडायनामिक के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ एक बार फिर मैं हूं दीपक स्रोत्रिया। वीडियो के अंत तक बने रहें क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन मैं लेकर आया हूं आपके लिए। तो पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक आदर्श गैस को स्थिर ताप पर संपीड़ित किया जाता है। उसकी आंतरिक ऊर्जा अब स्थिर ताप पर संपीड़ित किया जाता है तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या रहेगी, क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर है तो जो आंतरिक ऊर्जा होगी वो एक समान रहेगी। ठीक, ये ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो होती है वो कभी भी प्रेशर पर डिपेंड नहीं करती, तो आंतरिक ऊर्जा एक समान रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि दर्शाए गए चित्र में किया गया कुल कार्य ए से बी तक कार्य जो आपका हो ए से बी तक कितना होगा। देखिए यहाँ पर 10⁵ प्रेशर दिया हुआ है और वॉल्यूम में चेंज कितनी आ रही, 1 से 2 तक आ रही, मतलब 1 मीटर क्यूब की आपकी यहाँ पर वॉल्यूम की चेंज है। तो किए गए कार्य W इक्वल टू क्या होता है, हमने पढ़ा होगा P डेल B, या फिर इसमें देख लो इस रेक्टेंगल का AB इसका पूरे का क्षेत्रफल क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई इंटू चौड़ाई आपकी होगी। ठीक है, चाहे ऐसे कर लो, चाहे W इक्वल टू, चाहे आप क्या कर लो W इक्वल टू P डेल V से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर P कितना है, P आपका है 10⁵ और डेल B कितना है, डेल B की चेंजिंग हो रही है 1 मीटर क्यूब। तो ये प्रेशर आपका निकल के आएगा वो कितना आएगा, 1 इंटू 10⁵। अब ऑप्शन आप देखेंगे, ऑप्शन कौन सा यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी आपका मैच करता है आंसर से। देन ऑप्शन बी 10⁵ जूल इज करेक्ट हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार आप एग्जाम्स में पूछा जाता है कि किसी आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल निम्न का फंक्शन होती है। तो आदर्श गैस जो होती है वो होती है U इक्वल टू mCv/dT। तो सिर्फ टेम्परेचर आ रहा है, यहाँ पर क्या है, आयतन, दाब, ताप और इनमें से कोई नहीं। तो ये टेम्परेचर है जो इंटरनल है उसी का फंक्शन होगी, तो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। जब एक गैसीय निकाय को 110 जूल ऊष्मा दी जाती है तो उसकी आंतरिक ऊर्जा 40 जूल बढ़ जाती है। किया गया कार्य है, तो वर्किंग इक्वल टू क्या होता है, थर्मोडायनामिक का जो फर्स्ट रूल है वो क्या कहता है कि dQ इक्वल टू du प्लस dW। सिस्टम को जो भी आप हीट देते हैं वो इंटरनल एनर्जी और वर्क में चेंज होती है। यहाँ पर कितनी हीट दी जाती है, 110 जूल हीट दे दी, कितनी इंटरनल एनर्जी वृद्धि हुई, 40 जूल की वृद्धि हुई प्लस dW। वर्क डन आपको यहाँ पर निकालना, तो dW क्या होगा, 110 माइनस का 40 कितना हो गया, 70। तो जो वर्किंग वर्क होगा वो क्या होगा, 70 जूल होगा। ऑप्शन वी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। एक मोल एक परमाणु गैस एक मोल 2 परमाणु गैस के साथ मिश्रित कर दी जाती है। मिश्रण की नियत आयतन पर ग्राम अणु विशिष्ट ऊष्मा Cb होगी। देखिए हम जानते हैं कि Cb इक्वल टू क्या होता है, 1/FR होता है। यहाँ पर F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। एक परमाणु गैस के लिए Cb क्या होगा, एक परमाणु गैस के लिए Cb क्या होगा, 1/2। एक परमाणु गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है तो 3/2R हो जाएगा। अच्छा, 2 परमाणु गैस के लिए क्या होगी Cb, वो कितनी होती है, वो इसी तरह से F की जगह वहाँ 2 परमाणु गैस के लिए क्या होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होती है, क्योंकि 3 डिस्प्लेसमेंट की डिस्टेंस अपनी कार्टेशियन XYZ में 2 स्पिन की तो 5 होती हैं, 5/2 R हो गया। अब एक मोल दोनों मोल मिलकर जो है जो विशिष्ट ऊष्मा Cb होगी, ग्राम अणु विशिष्ट ऊष्मा वो कितनी होगी, सारे मोल हैं। तो यहाँ पर देखो 1 + 1 मोल आपका होता है, कितना होता है, 1 + 1 मोल आपका मिलता है। कितना बनता है, 3/2 शॉर्ट में करेंगे प्लस 5/2, ये आपका निकल गया 5 और 3 8/2। वही क्या है, 8 2 चौक 8, मतलब ये दो मोल के लिए, कितने के लिए, 2 मोल के लिए। तो सिंगल मोल के लिए क्या होगी, 2 मोल के लिए 4R आ गई, तो 1 मोल के लिए कितनी होगी, आधा कर दो 2R। तो जो ग्राम अणु विशिष्ट ऊष्मा होगी मिश्रण की नियत आयतन पर वो कितनी होगी, भाई 1 मोल के लिए आपने आधा कर दिया, ठीक आधा, तो वो आपका ऑप्शन बनता है यहाँ पर 2R। ऑप्शन सी इज राइट हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि एक रुद्धोष्म परिवर्तन में गैस की विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है। रुद्धोष्म परिवर्तन में देखिए जो हीट होती है Q इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। जब Q इक्वल टू 0 होगा तो Cv इक्वल टू क्या होगा, वो आपका होगा 0। जब Q इक्वल टू 0 तो जो स्पेसिफिक हीट है वो भी क्या होगी, 0 ही
होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि समतापी, समदाबी और उर्ध्वश्म प्रक्रमों में से समान आयतन परिवर्तन के लिए किया गया कार्य अधिकतम होता है निम्न प्रक्रम में, समतापी में, समदाबी में, रुद्धोष्म में या तीनों में बराबर। तो देखिए हम पहले देख लेते हैं कि वर्क डन होगा क्या क्या। एडियाबैटिक प्रोसेस में रुद्धोष्म में क्या होता है, W इक्वल टू म्यू आर अपॉन गामा -1 T1 - T2। आइसोथर्मल प्रोसेस में W इक्वल टू होता है लॉग म्यू आर टी लॉग P1 बटे P2। और जो आइसोबारिक प्रोसेस होता है समदाबी प्रक्रम में W इक्वल टू होता है P डेल बी, मतलब P इंटू B2 - B1। तो जो वर्क डन होगा वो सबसे ज़्यादा होगा किसमें, आइसोबारिक प्रोसेस में, समदाबी प्रक्रम में वर्क डन ज़्यादा होगा। W इक्वल टू P डेल बी सीधा सीधा यहाँ पर निकल रहा है, ये आपका सबसे ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक द्वि आणविक आदर्श गैस को रुद्धोष्म परिवर्तन में संपीड़ित किया जाता है जिससे उसका आयतन V से घटकर 8/27 तथा तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 30 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो T का मान क्या होगा। देखिए रुद्धोष्म परिस्थिति में जो फार्मूला होता है TV की पावर गामा -1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो टेम्परेचर और वॉल्यूम की बात यहाँ पर हो रही है। तो T1 B1 दोनों कंडीशन में की पावर गामा -1 इक्वल टू T2 B2 की पावर गामा -1। यहाँ पर हमको T की वैल्यू निकालनी है। पहली कंडीशन में वॉल्यूम B1 है, B, और आखिरी कंडीशन में और टेम्परेचर क्या है 27 डिग्री सेल्सियस है। तो इसको आप बदलेंगे केल्विन, केल्विन में कितना होगा 300 होगा। तो T1 की जगह आप क्या लगाएंगे, T1 की जगह आप लगाएंगे 300, B1 की जगह क्या लगाएंगे, B1 की B लगाएंगे, B की पावर गामा -1, ठीक है, इक्वल टू T2 की जगह T आप है, T टेम्परेचर पर वॉल्यूम कितना हो जाता है 8B बटे 27 की पावर गामा -1, इतना हो जाएगा, ठीक है। तो T की वैल्यू निकल के आएगी कितनी, T इक्वल टू 300 और ये B है जो आपका है B अपॉन, यहाँ ऊपर क्या 27 ऊपर चला जाएगा, 8B आपकी ये 8B नीचे आ जाएंगे, 8V नीचे की पावर गामा कितना होगा यहाँ पर। देखिए जो आपकी द्वि आणविक गैस है, द्वि आणविक गैस के लिए देखिए डाई एटॉमिक गैस के लिए जो गामा की वैल्यू होती है वो होती कितनी 1.5 -1, ठीक, गामा की वैल्यू लगा दी आपने, ठीक है। V से V कटा, तो ये जो वैल्यू आपकी आएगी निकल के 300 इंटू 27 की पावर 0.5 आधी पावर हो गया, आधी पावर की वैल्यू आती है लगभग 27 का 5.19 के अप्रॉक्स वैल्यू आएगी, कि 25 होते हैं और 0.19 आपका 27 ला के रख देगा, और 8 की क्या होगी 8 होगा आपका 2.82। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अब ये बनता है 1557 बटे 2.82, लगभग 552 के निकल के ये आएगा केल्विन में। 273 आपने लेस किया तो कितना बनता है, ये आता है 279 डिग्री सेल्सियस। 279 डिग्री सेल्सियस का ऑप्शन आप यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन क्या है 279 डिग्री सेल्सियस। 279, देखिए यहाँ पर 279 को यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं आता है, तो यही आपका 279 होगा, 279 डिग्री सेल्सियस। आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, यहाँ पर ये आपका आंसर गलत है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार ये बार एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वतंत्रता की कोटि का मान F है तो गैस की दो विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात Cp/Cv बताइए। तो इसका फार्मूला होता है गामा इक्वल टू 1+2/F। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि एक ऊष्मागतिक निकाय के लिए एक आदर्श गैस जिसके अणुओं की स्वतंत्रता कोटि n है कि स्थिर दाब तथा स्थिर आयतन विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात होगा। ये अभी जैसे ही आपने अभी क्वेश्चन पढ़ा था अभी Cp/Cv इक्वल टू 1+2/F, जैसे ये भी क्या हो जाएगा 1+2/n, F की जगह n हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन आपका भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार कई तरह से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, देखेंगे कि एक ऊष्मागतिक निकाय के लिए चित्र के अनुसार पथ ACB में निकाय को 100 जूल ऊष्मा ACB निकाय में 100 जूल ऊष्मा प्राप्त होती है तथा 80 जूल कार्य किया जाता है। यदि पथ ADB के लिए किया गया कार्य 20 जूल, ADB के लिए कितना कार्य किया हो 20 जूल कार्य किया गया हो, तो इसके लिए निकाय को प्राप्त ऊष्मा का मान होगा वो क्या होगा, यहाँ पर हमें देखना है।
देखिए यहाँ ACV में क्या होगा, इंटरनल एनर्जी में चेंजिंग ACV को 100 जूल ऊष्मा दी जाती प्राप्त होती है और 60 जूल कार्य किया जाता है। तो इंटरनल एनर्जी में चेंजिंग क्या होगी, 100 में से 60 का कितना बचा, 40 बचा। तो 40 जूल यहाँ पर इंटरनल एनर्जी हो गई। अब इंटरनल एनर्जी चेंजिंग A से B तक क्या होती है, 40 जूल होती है। चाहे उसको ADV से लेकर जाओ, ADV से कार्य जो किया जाता है वो कितना, 20 जूल है। तो यहाँ पर हमें निकालना क्या है कि प्राप्त ऊष्मा का मान क्या होगा, Q इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू हो जाएगा Q इक्वल टू U प्लस W, इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क। अब यहाँ पर इंटरनल एनर्जी क्या है, वो आपकी कितनी जूल है, 40 जूल है। कितनी है, 40 निकाल के लाई थी। 20 जूल आपका कार्य होता है, तो कितना होगा यहाँ पर 60 जूल आपकी जो ऊष्मा है वो निकल के आती है। 60 जूल का ऑप्शन आपका क्या है, वो डी है। ऑप्शन डी इज राइट हेयर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे कि जब एक बंद बर्तन में रखे हुए एक गैस को गर्म करके उसका ताप 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया गया तो उसका दाब मूल दाब से 1% बढ़ गया। गैस के मूल ताप का मान था, मूल ताप कितना था, तो हमको मूल टेम्परेचर निकालना है। टेम्परेचर T माना, हमने देखा कि P1/T1 इक्वल टू P2/T2 होता है। P1/P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1/T2 हो गया। और यहाँ पर आपने वैल्यू लगा दी कि एक पहला मान ली 100 P था, बाद में 1% जब बढ़ गया तो कितना हो गया, ये 101 P हो गया। टेम्परेचर पहले T था, बाद में T प्लस 5 डिग्री सेल्सियस हो गया। यहाँ पर टेम्परेचर जो हमने लिया है वो किस में लिया, केल्विन में ही लिया है। ऑलरेडी केल्विन में ही टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस का बढ़ना, मतलब केल्विन में ही 5 आपका बढ़ा हुआ है। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा P से P आपका कट हो गया। 100T माइनस 500, यहाँ से अब मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा इक्वल टू 101 T। ये 100T उधर जाके 101 T मिला देंगे, T बन जाएंगे। और इधर क्या बचेगा, सॉरी प्लस 5 है यहाँ पर 500, मतलब T इक्वल टू कितना आ गया, 500 केल्विन। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर जो आता है 500 में वो क्या है, ऑप्शन आपका आएगा कितना, 500 केल्विन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। द प्रोसेस टू विच देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग इज कॉल्ड। जब हीट का एक्सचेंज इधर उधर से नहीं हो रहा है सराउंडिंग से, तो इस तरह के प्रोसेस क्या होते हैं, रुद्धोष्म प्रोसेस होती हैं। और रुद्धोष्म को इंग्लिश में बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। ऑप्शन डी इज राइट हियर, एडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं ऐसे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट, द एन आइडियल गैस इज टेकिंग थ्रू अ सीरीज ऑफ चेंज एक्स रिप्रेजेंट इन द फिगर बिलो। फिगर में दिए गए जो भी एक्सचेंज होता है, तो द नेट वर्क डन बाय द गैस एट द एंड ऑफ द साइकिल इज इक्वल टू। ऑप्शन दिए गए हैं आपके नीचे, 4 ऑप्शन हैं। तो पूरे साइकिल में जो वर्क डन होगा वो कितना होगा। द नेट वर्क डन बाय द गैस ऑफ द एंड ऑफ द साइकिल, एंड कहाँ हो रहा है साइकिल का, बी पर हो रहा है एंड, आप यहाँ पर देखेंगे। और वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, इस पूरे ट्रायंगल का क्षेत्रफल, इस पूरे एरिया इक्वल टू क्या निकलेगा यहाँ पर, 1/2 बेस इंटू हाइट ही होता है। चाहे बेस कितना है यहाँ पर, B से लेकर 3B हो जाता है। P तो कांस्टेंट है यहाँ बेस में, B से 3B, तो चेंजिंग कितना हुआ, B से 3B मतलब ये 2B का चेंजिंग हुआ। 3 में से 2 एक गया, कितना 2B, यहाँ पर 2B आ गया। इंटू हाइट कितना है, हाइट आप लेंगे कितना प्रेशर चेंज होता है, B तो वही रहा 3B, प्रेशर कितना चेंज हुआ 4P, P से 4P मतलब P गया कितना 3P बचा, 3P की चेंजिंग 3P हो गया। ठीक है, यहाँ से 2 से 2 कटा और ये आपका निकल के रहा 3PB आपका। ऑप्शन में कहाँ 3PB है आप देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन इज राइट हेयर, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक द्विपरमाणिक गैस की दोनों विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात होता है। देखिए गैस क्या है, द्विपरमाणिक है, द्विपरमाणिक गैस है। तो हम जानते हैं कि गामा इक्वल टू CP/Cv होता है, इक्वल टू 1+2/F होता है। तो द्विपरमाणिक गैस के लिए जो F की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो कितनी होती है, 5 होती है। 5 तो 7/5 आता है। और यहाँ पर जो ऑप्शन आपका बैठेगा 5 2 5 और 1.4 ऑप्शन इज राइट। तो यहाँ 1.4 का ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी इज करेक्ट हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि प्रारंभ में समान ताप और समान दाब पर रखे गैस के 2 नमूने A और B का आयतन B से B/2 तथा इस तरह संपीड़ित किया जाता है कि A का संपीड़न समतापी है और B का रुद्धोष्म है। तो A का अंतिम दाब क्या होगा, B के अंतिम दाब से कम होगा, B के अंतिम दाब से अधिक होगा, या
बी के अंतिम दाब के बराबर होगा या बी के अंतिम दाब का 2 गुना होगा। देखिए यहाँ पर 2 नमूने ए और बी का आयतन बी से इतने तक इस तरह संपीड़ित किया जाता है, बी से हाफ तक, हाफ बी तक, बी से हाफ बी तक संपीड़ित किया गया है। आप ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर तो यहाँ संपीड़ित किया आइसोबारिक प्रोसेस में और आइसोथर्मल प्रोसेस में, एडियाबैटिक प्रोसेस में। आइसो में आपका, आइसोथर्मल में कुछ इस तरह से आपका ग्राफ आएगा और एडियाबैटिक में कुछ इस तरह से आपका ग्राफ बन के आता है, एडियाबैटिक कह रहा। तो आइसोथर्मल की कंडीशन में जो आपका प्रेशर होगा, जो आपका अंतिम दाब होगा, वो बी के अंतिम दाब से क्या होगा, अधिक होगा। आपके 4 ऑप्शन है यहाँ पर, बी के अंतिम दाब से क्या होगा, अधिक होगा। ऑप्शन वी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊष्मारोधी बर्तन में रखी हुई गैस का निर्वात के विरुद्ध प्रसार होने पर तापक्रम में परिवर्तन होगा, दाब में परिवर्तन होगा, कला में परिवर्तन होगा या कला तथा दाब दोनों में परिवर्तन होगा। देखिए यहाँ पर प्रथम नियम जो है क्या कहता है, ऊष्मारोधी बर्तन है उसमें गैस के निर्वात के विरुद्ध प्रसार किया जाता है। ऊष्मारोधी बर्तन के लिए देखिए आपने डी क्यू इक्वल टू क्या पढ़ा, डी क्यू इक्वल टू होता है डी यू प्लस डी डब्ल्यू। क्यू हीट दी, डी यू और इंटरनल एनर्जी चाहिए डी यू है और डब्ल्यू डी डब्ल्यू क्या हुआ आपका, वर्क हो गया। यहाँ पर दोष प्रसार के लिए डी क्यू इक्वल टू क्या होगा आपका, 0, ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पर। तो जो डी यू निकल के आएगा वो कितना आएगा, माइनस डी डब्ल्यू निकल कर आएगा। मतलब आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के कारण ताप में परिवर्तन होगा यहाँ पर, क्योंकि डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, पी डेल बी होता है, डी इक्वल टू क्या होता है, इंटरनल एनर्जी सी बी डी टी होता है, सी बी डी टी क्या, सी बी डी टी। तो यहाँ पर जो इंटरनल एनर्जी में परिवर्तन के कारण क्या होगा, टेम्परेचर में परिवर्तन होगा। यहाँ पर टेम्परेचर में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका आएगा वो क्या आएगा, तापक्रम में परिवर्तन होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक थर्मल फ्लास्क में जिसमें कॉफ़ी भरी हुई है प्रबलता से हिलोरा जाता है, सत्य कथन कौन सा है, मतलब हिला दिया जाता है तो उसका तापक्रम बढ़ जाएगा, उसको कुछ ऊष्मा प्रदत्त होती है, इस पर कार्य किया जाता है, इसकी आंतरिक ऊर्जा बदल जाती है। क्योंकि हिलाने से क्या है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती से क्या होगा, उसका तापक्रम बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज करेक्ट है, क्योंकि थर्मल फ्लास्क है, थर्मल फ्लास्क है इसलिए तापक्रम में परिवर्तन होगा, तापक्रम आपका बढ़ जाए। देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन सा प्रकृति में प्रबल अनुत्क्रमणीय है। तो प्रबल अनुत्क्रमणीय समतापी प्रस्तार या संपीड़न। देखिए यहाँ पर प्रकृति में प्रबल, प्रकृति में अगर प्रकृति लगा हुआ है, वैसे तो अगर प्रबल अनुत्क्रमणीय होता तो ऑप्शन होता आपका समतापी विस्तार एवं संपीड़न, लेकिन यहाँ पर प्रकृति में प्रबल अनुत्क्रमणीय है तो प्रकृति में प्रबल अनुत्क्रमणीय मुक्त प्रकार प्रसार होता है, फ्री एक्सपेंशन होता है। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 लीटर का कोई आदर्श गैस लिया गया है जिसका दाब 72 सेंटीमीटर एच.जी स्तंभ मरकरी स्तंभ है, जिसके आयतन को 900 सीसी कर दिया जाता है। यदि ये प्रक्रम समतापीय हो तो नए दाब का मान क्या होगा। देखिए समतापी प्रक्रम के लिए P1 B1 इक्वल टू क्या होता है, आप जानते हैं P1 B1 इक्वल टू P2 B2 होता है। यहाँ पर आपको P1 दिया हुआ है, P1 कितना 72 सेंटीमीटर है ना, तो आप लगा दीजिए P2 आपको निकालना है। P2 इक्वल टू क्या होगा, P1 B1 अपॉन B2। P1 कितना है, प्रेशर P1 कितना था 72 मरकरी का, और वॉल्यूम कितना था, वॉल्यूम था 1 लीटर, 1 लीटर मतलब 1000 घन सेंटीमीटर होता है। अपॉन में B2 कितना हो जाता है 900 सीसी है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, आपने कट किया 9 बात, मतलब ये कितना हो गया, ये आ गया आपका 80। तो जो एच.जी मरकरी तो 80 ऑप्शन आता है। हम ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन कौन सा है यहाँ पर, ऑप्शन ए इज राइट हेयर 80 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि सीपी तथा सीबी के बीच परिवर्तन सार्वत्रिक नियतांक गैस नियतांक आर के बराबर होता है जब 1 ग्राम गैस को गर्म किया जाता है। जब गैस की कोई भी मात्रा गर्म की जाती है, गैस का 1 अणु गर्म किया जाता है, ये भी नहीं होगा, गैस का 1 ग्राम अणु गर्म किया। देखिए 1 ग्राम गैस को गर्म 1 ग्राम है, लेकिन गैस का 1 ग्राम अणु गर्म किया जाता है तो CP माइनस CB इक्वल टू R प्राप्त होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस द क्वांटिटी विच रिमेन कांस्टेंट। देखिए एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट का ट्रांसफॉर्मेशन इधर से उधर नहीं होता, तो सिस्टम की जो हीट होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट रहती है एडियाबेटिक प्रोसेस में, हमने पढ़ा है। तो यहाँ पर टेम्परेचर प्रेशर नहीं होगा, वॉल्यूम भी नहीं होगा, कांस्टेंट क्या रहेगा, टोटल हीट एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसी आदर्श गैस में रुद्धोष्म संपीड़न के अंतर्गत आयतन ताप से संबंध होता है, गामा इक्वल टू सी अपॉन सी बी। क्या होता है आयतन ताप संबंध, आपने पढ़ा होगा रुद्धोष्म प्रक्रम में पी बी की पावर गामा माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, लेकिन यहाँ पर ताप और वॉल्यूम लेना है, तो ताप और वॉल्यूम के लिए वो रिलेशन आपको हो जाता है टी बी की पावर गामा माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट यार। ये टी बी की पावर गामा माइनस इक्वल टू कॉन्स्टेंट जो होता है यही आपका यहाँ पर रिलेशन होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि यदि सीपी तथा सीबी किसी आदर्श गैस की क्रम से अचर दाब तथा अचर ताप पर मोलर विशेष धारता हो उसमें धारता निरूपित करें तो निम्न में से कौन सा पद सार्वत्रिक नियतांक होता है। हमने मेयर का फार्मूला पढ़ा हुआ, बहुत सिंपल है कि सीपी माइनस सीबी इक्वल टू क्या होता है, आर होता है, उसी को सार्वत्रिक नियतांक कहते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में, हर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है किसी ना किसी फॉर्म में, इसको अच्छे से तैयार कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आदर्श गैस को 45 जूल कार्य द्वारा संपीड़ित समतापीय रूप से संपीड़ित किया था। गैस में संपीड़न प्रक्रिया के दौरान निर्गमत ऊष्मा होगी। ऊष्मा क्या होगी, देखिए 45 जूल कार्य द्वारा समतापीय रूप में संपीड़ित किया जाता है। डब्ल्यू निकाल दो सीधा सीधा, कितना यहाँ पर सब कैलोरी में दिया हुआ है 45 जूल, 45 को 4.2 से डिवाइड किया, कैलोरी में चेंज हो गया आपका, ये कैलोरी में चेंज हुआ, इक्वल टू कितना आएगा 10.71 अप्रॉक्स आएगा ये। तो 10.71 अप्रॉक्स निकल के आने के बाद ऑप्शन आपका क्या बनता है 10.71, कौन सा ऑप्शन है, ये है 10.8 कैलोरी। ऑप्शन सी इज करेक्ट हेयर, क्योंकि 10.7 10.8 में कोई रिलेशन, यही आपका सबसे नज़दीक आंसर होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट हेयर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपने कई बार पढ़ा होगा कि कार्नो चक्र में रुद्धोष्म प्रक्रम कितनी बार होता है। देखिए यहाँ पर पूरे टोटल प्रक्रम 4 होते हैं, जिनमें 2 रुद्धोष्म होते हैं, 2 कौन से होते हैं समतापीय, 2 एडियाबेटिक और 2 आइसोथर्मल होते हैं। तो कितने हो गए 2 बार, ट्विस्ट 2 बार होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि रुद्धोष्म प्रक्रम में गैस की विशिष्ट ऊष्मा होती है। अब रुद्धोष्म प्रक्रम में गैस की विशिष्ट ऊष्मा का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, सी इक्वल टू क्या होगा, सी बी इक्वल टू एम सी बी इक्वल टू गैस की ये आपका डी क्यू इक्वल टू एम सी बी डी टी। अब रुद्धोष्म प्रक्रम है, रुद्धोष्म प्रक्रम में ये डी क्यू इक्वल टू क्या होता है आपका 0 हो गया, तो सी बी इक्वल टू क्या होगा आपका 0 होगा, तो विशिष्ट ऊष्मा क्या होगी 0 होगी, 0। ऑप्शन ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन गैस के लिए सी पी इक्वल टू इतना दिया हुआ है, यदि नाइट्रोजन का आणविक भार इतना हो किलो पर केल्विन मोल हो तो सी बी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सी बी यहाँ पर क्या होगा, सी बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए सी बी हम जानते हैं कि सी पी माइनस सी बी क्या होता है, सी पी माइनस सी बी इक्वल टू होता है क्या, आर होता है, ठीक है, आर अपॉन जी कर लेंगे आप उसको जूल में चेंज करने के लिए कैलोरी में, ठीक है। तो सी बी इक्वल टू क्या होगा, सी पी प्लस आर अपॉन जे। यहाँ पर आर अपॉन जे की वैल्यू क्या है, देखिए सी पी की वैल्यू कितनी दी हुई है, सी पी की वैल्यू उन्होंने दी हुई है 0.248, आपकी किसकी सी पी की वैल्यू दी हुई है 0.248 दी हुई है यहाँ पर, ठीक है। और जो आर की वैल्यू है वो 8.31 होती है, ठीक है, आर की वैल्यू कितनी होती है 8.31 जो आपको दी हुई होगी, यहाँ पर दी हुई नहीं कोई बात नहीं, कितने प्लस 8.31 होगी। और अपॉन में क्या कर लेंगे आप, अपॉन में जे की वैल्यू क्या होती है, जी की वैल्यू होती है 28, तो ये आपकी होगी किलोग्राम पर केल्विन, तो 28 इंटू 4.2 भी आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। ये जो टोटल वैल्यू आती है 0.248 प्लस ये जो आपका सॉल्व आप करेंगे इसके लिए 28 से यहाँ डिवाइड करेंगे, ये 2 हटेगा और 4 दूनी 2 आ गया, तो ये लगभग आपका आता है यहाँ पर 0.070 अप्रॉक्स इतनी वैल्यू आएगी। तो कुल मिला के 248 में कितना आप जोड़ोगे तो कितना आएगा 318 आएगा, देखो 318 आ रहा है, 318 ऑप्शन सी बी इक्वल टू कितना होगा, सॉरी यहाँ पर जो आपका होगा ये माइनस होगा, माइनस और ये माइनस, जब आपको उसको लेस करोगे तो आएगा ये आपका 0.168, कितना 0.178। कौन सी वैल्यू आपकी मैच करती है 0.178 अप्रॉक्सी आपकी ये वैल्यू है। ऑप्शन डी इज करेक्ट है 0.178
7। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुद्धोष्म प्रक्रिया द्वारा किसी गैस का आयतन उसके 27 डिग्री सेल्सियस के आयतन के 1/4 तक कम किया जाता है। यदि हो तो नया ताप क्या होगा? यदि G इक्वल टू 1.4 मतलब G इक्वल टू 1.4 यहाँ पर दिया हुआ, मतलब गामा इक्वल टू 1.4 होगा, ये G नहीं होगा, आपका गामा होगा, गामा इक्वल टू 1.4 होगा। तो देखिए किसी भी एडियाबेटिकली प्रोसेस में हमने एक फार्मूला पढ़ा है कि टेम्परेचर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन होता है कि T V की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। तो T1 B1 की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू T2 B2 की पावर गामा माइनस 1। तो यहाँ पर हमको T2 निकालना है। T2 इक्वल टू T1, T1 है आपका ये रहा, B1 बटे B2 की पावर टोटल की गामा माइनस 1। T1 यहाँ पर कितना दिया हुआ है? T1 दिया हुआ था 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज किया तो 300 केल्विन बनता है। B1 आपका कितना होता है? B1 आपका B1 ही रहता है और B1 का कितना हो जाता है? ये 4 हो जाता है, चौथा ही हो जाता है लास्ट में, ठीक है। और गामा की वैल्यू 1.4 दी माइनस 1, ठीक है। B1 से B1 ये आपका 4 बन जाएगा, मतलब 300 इंटू 4 की पावर 0.4 1.4। तो इतने, ये ऑप्शन कौन सा है? 300 इंटू 4 की पावर 0.4 केल्विन। ऑप्शन वी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि यदि किसी एक परमाणु गैस गामा इक्वल टू 5/3 एक अणु किसी द्विपरमाणु गैस गामा इक्वल टू इसके लिए 7/5 होता है कि एक अणु से मिलाया जाता है, तो मिश्रण के लिए गामा का मान क्या होगा? जो मिक्सचर आपका तैयार हुआ उसके लिए गामा का वैल्यू जो होगा वो इतना होगा, गामा इक्वल टू N1 गामा 1 प्लस N2 गामा 2 अपॉन N1 प्लस M2। N1 कितना आपका 1 मोल है, गामा 1 कितना 5/2 आपका यहाँ पर आप देख लेंगे दिया हुआ है, सॉरी 5/3 दिया हुआ है, ठीक है, 5/3 प्लस 1 इंटू 7/5 दिया है द्विपरमाणु गैस के लिए, अपॉन में 1 प्लस 1। टोटल आप सॉल्व करेंगे 5 तियाँ 15 और 5 25 प्लस 7 तियाँ 21 और बटे 2, और ये आपका आता है 21 और 25 कितना होता है? 21 और 25 5 और 1 6 और 2 और 2 4 46/30। यहाँ से एक निकल कर आता है ये आपका 30 3 एकम 3 1.533 निकल के आता है। तो ऑप्शन आपका 1.533 क्या होगा? वो ऑप्शन आपका अप्रॉक्स ये होता है 1.5, 2 स्थानों तक लेंगे, ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गामा की पावर रुद्धोष्म रूपांतरण के अंतर्गत किसी आदर्श गैस में दाब ताप से संबंध होता है। दाब और ताप का, ताप और प्रेशर का भी आपने, ताप और वॉल्यूम का भी देख लिया है ना, प्रेशर वॉल्यूम का भी देखा, और दाब और ताप का, उसी तरह से दाब और ताप का आप निकालते हैं फार्मूला, तो P की पावर 1 माइनस गामा होता है वहाँ पर, और T की पावर गामा होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट है, ऑप्शन ए P की पावर 1 माइनस गामा, T की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट रहता है। कैसे निकालेंगे हम आपको बता दें, यहाँ पर निकालेंगे ऐसे कि B की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है, और यहाँ पर क्या है हमको गायब क्या करना है? T गायब करना है, T लेना है। तो T के लिए PB इक्वल टू क्या होता है? RT होता है। तो यहाँ B की वैल्यू क्या होगी? RT अपॉन P लगा दोगे यहाँ पर, P बिकेट RT अपॉन P की पावर गामा इक्वल टू K, ये सब K में चला जाएगा, यहाँ पर P बचेगा, R भी आपका कांस्टेंट में चला गया, और P की पावर गामा हो गई तो 1, तो यहाँ पावर थी माइनस गामा यहाँ से निकल के आएगी पावर, अब अपन अपॉन वाली पावर है ना, P की पावर माइनस गामा, और T की पावर कितनी आ जाती है? गामा इक्वल टू, ये सब आर आपका के में चला गया तो सब कांस्टेंट बन गया, तो P की पावर 1 माइनस गामा और T की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि उत्क्रमणीय रुद्धोष्म प्रवर्तन में एंट्रोपी क्या रहती है? देखिए उत्क्रमणीय रुद्धोष्म प्रवर्तन में एंट्रोपी अपरिवर्तित रहती है, रिमेन अनचेंज्ड। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट पर बेस्ड है, देखेंगे स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है कि निम्नांकित के कथनों को पढ़िए, सही उत्तर का कूट का चयन कीजिए। निश्चय कथन क्या है? जब किसी गैस का रुद्धोष्म संपीड़न किया जाता है तो उसके ताप में वृद्धि होती है। बिल्कुल ठीक बात है कि जब भी किसी गैस को रुद्धोष्म संपीड़न किया जाता है तो उसके ताप में वृद्धि होती है, बिल्कुल राइट है। अब कारण क्या है? गैस पर बाहरी बलों द्वारा कार्य किया जाता है। बाहरी बल तो आप दे ही रहे हो यहाँ पर क्योंकि उसको संपीड़ित कर रहे हो, तो कारण आर भी आपका सही है। तो ऑप्शन इसके कूट आप देखते हैं यहाँ पर दिए हुए हैं कि ए सत्य है परंतु आर सत्य, ये भी नहीं है, ए सत्य है परंतु आर, दोनों ही सत्य हैं, ए आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन सी इज करेक्ट है। देखिए अभी एक पिछले उसमें अभी अब आपने क्वेश्चन किया था कि प्रक्रम जो अनुत्क्रमणीय है वहाँ पर क्या करता? प्राकृतिक रूप से अनुत्क्रमणीय है।
तो हमने किया था स्वतंत्र प्रसार, लेकिन यहाँ पर सिर्फ प्रक्रम जो अनुत्क्रमणीय है वो होगा समतापी प्रसार या संपीड़न आपका अनुत्क्रमणीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि रुद्धोष प्रक्रम के दौरान किसी गैस का ताप उसके परमताप के घन के अनुपाती हो तो गैस के लिए अनुपात गामा इक्वल CP/CV का मान होगा। यहाँ पर दिया रुद्धोष प्रक्रम के दौरान उसके जो उसका परमताप, जो उसका दाब है वो परमताप के क्या है, घन के अनुपाती है। मतलब बात ये है कि जो आपका P है इस प्रपोजनल टू P इज प्रपोजनल टू T⁻3 ये दिया हुआ है। अब हम जानते हैं कि ये इक्वल टू कांस्टेंट होता है K P की पावर गामा। तो यहाँ पर हमें निकालना क्या है कि जो CP/CV की वैल्यू होगी वो कितनी होगी। हमें यहाँ देखना होता है कि यहाँ से T की पावर गामा, यहाँ से T की पावर गामा अपॉन P की पावर कितनी हो जाएगी, गामा माइनस 1 उल्टी हो जाएगी, इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। मतलब T की पावर गामा इक्वल प्रपोजनल टू P की पावर गामा माइनस 1 हो जाएगा। तो T इक्वल टू क्या होगा, जो P होगा, सॉरी P इक्वल टू क्या होगा, P इक्वल टू क्या निकल के आएगा यहाँ से, T की पावर गामा अपॉन गामा माइनस 1। ठीक है, ये रिलेशन यहाँ से निकल के आएगा प्रपोजनल टू इससे। ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ है P की पावर T की पावर 3 है, उसका क्यूब है प्रपोजनल के। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ क्या है कि जो प्रपोजनल है उसके दाब के परमताप के घन के अनुपाती है, तृतीय घात के। दोनों में मैचिंग करेंगे, दोनों में जब आप मैचिंग करेंगे तो गामा अपॉन गामा माइनस 1 इक्वल टू क्या है आपका 3 है, गामा अपॉन गामा माइनस 1 इक्वल टू क्या है 3 है। तो गामा इक्वल टू 3 गामा माइनस 3, तो 2 गामा इक्वल टू क्या हो जाता है 3 होता है, गामा इक्वल टू हो जाएगा 3/2। जो ऑप्शन आपका रहता है 3/2 का वो क्या है, ऑप्शन सी इज करेक्ट यार, 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, किसी गैस रुद्धोष्म विधि से तापक्रम T1 से T1 तक प्रसारित किया जाता है, T1 से T2 तक प्रसारित किया जाता है होता है, T1 इज ग्रेटर देन T2। इस प्रक्रम में कृतकार्य होगा, कृतकार्य क्या होगा देखिए, रुद्धोष्म प्रक्रम में W इक्वल टू क्या होता है R अपॉन गामा माइनस 1 और T1 माइनस T2 ये होता है वर्क। अब ये इस तरह का तो ऑप्शन कोई इसमें है ही नहीं, तो ऑप्शन क्या निकालेंगे, R अपॉन गामा की वैल्यू क्या होती है CP/CB माइनस 1 इक्वल टू सॉरी T1 माइनस T2 ये हो जाएगा R अपॉन CP माइनस CB, यहाँ हो गया CP माइनस CB इंटू CB आपको ऊपर चलाएगा T1 माइनस T2 और ये इक्वल टू होता है R मेयर के फार्मूले से, R से आपका R कैंसिल होगा, CB T1 माइनस T2 आपका ऑप्शन है। तो ऑप्शन यहाँ पर बैठता है CB T1 माइनस T2, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक दिए हुए परमाणु को आदर्श गैस दाब P तथा परमताप T पर है, एक दिए परमाणु की आदर्श गैस दाब P तथा परमताप T पर है, गैस की समतापी आयतन प्रत्यास्थता है किसके बराबर होगी। सीधी सी बात है, समतापीय जो प्रत्यास्थता में बॉयल का नियम क्या कहता है, बॉयल का नियम कहता है कि PV इक्वल टू क्या, PV इक्वल टू क्या होता है कांस्टेंट, PV कांस्टेंट होता है। यहाँ पर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे PdB प्लस BDP इक्वल टू 0, यहाँ से PdB इक्वल टू माइनस BdP, आप शॉर्टली से करेंगे P इक्वल टू क्या हो जाएगा DP अपॉन में DB हो जाएगा, और ये वाला B अपॉन में ले लेते हैं, माइनस यहाँ ले लेते हैं। तो एक तरह से ये जो आपका पोर्शन है ये किस में, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक में चेंज हो जाता है कि ये क्या हो जाएगा प्रतिबल अपॉन विकृति, ये प्रतिबल हो गया, ऊपर वाला प्रतिबल हो गया, नीचे क्या हो गया आयतनात्मक विकृति होगी। तो ये जो इक्वल टू होगा किसके इक्वल होगा, ET के इक्वल होगा, मतलब आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक। तो जो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक यहाँ पर आए, पूरा फार्मूला आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का हो है आपने पढ़ा होगा, तो ET इक्वल टू क्या हो गया P। ऑप्शन यहाँ पर जो बैठता है वो आपका बैठता है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ V इक्वल टू 2x² माइनस 3y² प्लस z² रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट 1 2 माइनस 1 इज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए आपने फार्मूला पढ़ा होगा E इक्वल टू माइनस ग्रेड B, E इक्वल टू माइनस डेल V ओवर डेल R, कुछ इस तरह से। चूंकि यहाँ पर जो वो है वो आपका x और y z की फॉर्मूला, डेल ओवर डेल क्या है आप जानते होगे, I डेल ओवर डेल x प्लस J डेल ओवर डेल y, और
प्लस के डेल ओवर डेल जेड, और v कितना है वो आप जानते हो कि 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, कुछ इस तरह से है। ठीक है, आप यहाँ पर डिफरेंशियल करेंगे, x के अबाउट करेंगे तो टोटल आपका बाकी तो सब जीरो हो जाएंगे ये वाले, x के अबाउट करेंगे तो क्या आएगा, आई जे के की फॉर्म मैंने चेंज कर लिया, इक्वल टू माइनस ग्रेड बी करके होता है ये, इक्वल टू आपने पढ़ा माइनस ग्रेड बी, ये पढ़ा होगा। ठीक, तो x के अबाउट किया, 2 दूनी मतलब 4x आई, ठीक है 4x आई, और प्लस सॉरी अब बाई के अबाउट करेंगे तो क्या होगा, बाई के अबाउट करेंगे, ये माइनस में है, ठीक है, बाई अबाउट करेंगे तो माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 दूनी 6 बाई जे, ठीक, और माइनस जेड स्क्वायर मतलब क्या होगा, के की फॉर्म में 2 जेड के। अब ये आपका आ गया क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई आ, पॉइंट कह दिए 1 2 -1 दिए हुए, तो 1 2 माइनस में एक्स की 1 रख दीजिए, बाई की जगह 2 और जेड की जगह -1 रखिए, 1 रखेंगे -4 आई और इसके 2 रखेंगे तो 6 दूनी 12 जे प्लस का माइनस -1 किया, माइनस माइनस क्या होगा प्लस 2 के, ये फॉर्म आपका चेंज था, -4 आई प्लस कितना 12 जे प्लस 2 के, और फार्मूला आपका बनता है यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ अ परफेक्ट गैस द वैल्यू ऑफ डेल पी ओवर पी इज इक्वल टू, देखिए आइडल आइसोथर्मल एक्सपेंशन में जो पी वी होता है वो क्या होता है, पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है कॉन्स्टेंट होता है। यहाँ पर डिफ्रेंशिएट आप करेंगे इसको, पी डी बी प्लस बी डी पी इक्वल टू 0 हो गया, तो बी डी पी कितना होगा, बी डी पी इक्वल टू माइनस पी डी पी, डी पी अपॉन पी अपॉन में आ जाएगा माइनस डी बी अपॉन बी, तो डी पी अपॉन पी कितना हो गया, मतलब डेल पी अपॉन पी कितना हो गया, डेल बी अपॉन बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, अ गिवन मास ऑफ गैस एक्सपेंड फ्रॉम द स्टेट ए टू स्टेट बी, ए से बी तक आपका एक्सपेंड किया गया है बाई 3 path 1 2 and 3 as shown in the following figure, if w1 w2 and w3 respectively be the work done by the gas along the 3 path, then कौन सा इसमें जो ऑप्शन है वो आपका ठीक होगा। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि जो वर्क डन होता है वो क्या हुआ, घिरे गए क्षेत्रफल के इक्वल होता है। अब कौन सा पैथ ऐसा है जो सबसे ज़्यादा एरिया को कवर्ड कर रहा है, तो वो हमने देखा जो पैथ 3 है वो सबसे ज़्यादा एरिया को कवर्ड कर रहा है, यहाँ से है ना 2 से कम और 3 मतलब सॉरी 1 सबसे कम उससे ज़्यादा 2 और सबसे ज़्यादा क्या कवर कर रहा है 3 कवर कर रहा है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें, उस कैलकुलेशन से हम देखें तो W3 आपका सबसे ज़्यादा होगा, W2 उससे कम होगा, W1 सबसे कम होगा। वो ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, W1 इज लेस देन W2 इज लेस देन W3 है, ठीक है W3 आपका सबसे ज़्यादा होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, फॉर सेम चेंज इन वॉल्यूम ड्यूरिंग आइसोबारिक आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस, सेम चेंज हो रहा है किसी में वॉल्यूम में, आइसोबारिक में भी आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस में, द वर्क डन इज मिनिमम इन, मतलब वर्क डन होगा मिनिमम किस में होगा। ठीक है, हम पहले ग्राफ देखते हैं, जो पीबी ग्राफ होगी वो कुछ इस तरह से बनेंगे आपके, पीबी ग्राफ बी इधर पी इधर, आइसोथर्मल में मतलब आइसोबारिक में बनेगा कुछ, मतलब उसका क्या है कि जो आपका वॉल्यूम है आइसोबारिक समदाबी समदाबी पे कम कुछ है, प्रेशर आपका क्या रहना है, यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट रहना है, पी है सॉरी ये भी है, ठीक है प्रेशर कांस्टेंट है, तो ग्राफ आपका ये बनेगा, ये एरिया कवर ज़्यादा होगा, यहाँ पर देखो यहाँ से देखो एरिया कवर ज़्यादा हुआ है, और होता है समतापी प्रक्रम कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है ये आएगा आपका समतापी मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया, ठीक है, और रुद्धोष्म प्रक्रम होगा कुछ इस तरह से, ठीक है ये क्या रुद्धोष्म होगा, रुद्धोष्म प्रक्रम होगा एडियाबैटिक प्रोसेस। यहाँ पर एरिया जो कवर्ड होगा सबसे कम रुद्धोष्म प्रक्रम होगा, उससे ज़्यादा समतापी में, सबसे ज़्यादा समदाबी में, तो जो वर्क डन होगा वो मिनिमम किस में होगा, रुद्धोष्म में होगा। तो यहाँ पर रुद्धोष्म प्रक्रम कौन सा है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, भी आपने समतापी प्रक्रम के लिए किया था, आइसोथर्मल के लिए यहाँ पर एडियाबैटिक आ गया। फॉर एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस द वैल्यू ऑफ डेल पी अपॉन पी विल बी इक्वल टू, मतलब जो सी पी अपॉन जो डेल पी अपॉन पी है वो किसके इक्वल होगा, रुद्धोष्म प्रसार में। रुद्धोष्म प्रसार के लिए जो फार्मूला आपने पढ़ा है वो क्या है,
वो फार्मूला है पी बी की पावर गामा माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो आप इसको पार्शियल डिफरेंशिएट की पी वी का क्या हो जाएगा, गामा माइनस वन पी वी की पावर कितना हो जाएगा, सॉरी ये नहीं होगा, पी वी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। तो गामा पी बी की पावर गामा माइनस वन डी वी और प्लस आप बी पी का करिए बी की पावर गामा इंटू डी पी इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। और बी की पावर गामा डी पी इक्वल टू माइनस गामा पी वी की पावर गामा माइनस वन डी पी अपॉन पी इक्वल टू कितना माइनस गामा वी की पावर गामा माइनस वन अपॉन वी की पावर गामा। तो ये जो फार्मूला आपका बनेगा यहाँ कौन सा किसी में मैच कर रहा है, डी पी अपॉन पी। तो ये आपका जो बनता है वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में बनता है। सॉरी ये थोड़ा भी रह गया, ये डी बी यहाँ से भी और आना था, डी बी जो यहाँ से आएगा वो आपका यहाँ था डी बी, ठीक है। यहाँ डी बी भी चल रहा था, थोड़ा कटिंग और करते हैं यहाँ पर। तो ये क्या बनेगा, ये गामा से गामा कटे माइनस वन पावर है वो अपॉन में आ जाएगी, मतलब माइनस गामा डी बी अपॉन वी, डी बी अपॉन वी बनता है। और ऑप्शन जो करेक्ट बैठता है वो यहाँ पर माइनस गामा डी बी अपॉन, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि एक आदर्श गैस के लिए स्थिर दाब तथा अवस्था में मोलर विशिष्ट ऊष्मा, स्थिर दाब अवस्था में मोलर विशिष्ट ऊष्मा जो है मतलब CP 7/2R है, इसके लिए ऊष्माओं का अनुपात होगा, कौन सा होगा। तो हम यहाँ से सबसे पहले जो निकालते हैं वो निकालते हैं, हमने मेयर्स का फार्मूला पढ़ा है, मेयर का फार्मूला इक्वल टू होता है CP माइनस CB इक्वल टू R, CP माइनस CB इक्वल टू R। CP की वैल्यू कितनी 7/2R माइनस CB इक्वल टू R, CB की जो वैल्यू आएगी 7/2R माइनस R इक्वल टू क्या आएगा 5/2R, CB की वैल्यू आएगी। तो रेशियो जो आपका आएगा CP अपॉन CB वो किसके इक्वल आएगा, CP कितना 7/2R अपॉन 5/2R, R से R 2 से 2 मतलब 7/5, CP अपॉन CB की जो वैल्यू आएगी 7/5, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु में निम्न में से कौन सा प्रक्रम रुद्रोष्म में नहीं हो सकता। देखिए वायु में अनदैर्घ्य तरंगों का संचरण, वायु भरे गुब्बारे का अचानक फटना, गैस से भरे सिलेंडर का अचानक फटना या बर्फ का जमना। देखिए यहाँ पर हम जानते हैं कि रुद्रोष्म प्रक्रम में है जो हीट का ट्रांसफ़र नहीं होता है, ना तो उसमें ली जाती है ना ही उसमें दी जाती है, जबकि यहाँ पर जो बर्फ़ का जमना है वो क्या है, हीट छोड़ता है, हीट देता है, ठीक है, तब कहीं फ्रीज होता है। इसलिए जो बर्फ़ का जमना ऑप्शन डी है वो रुद्रोष्म प्रक्रम नहीं हो सकता, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस के दिए हुए द्रव्यमान के लिए समतापी प्रक्रम में दाब P तथा आयतन B में संबंध होता है। गैस के दिए हुए द्रव्यमान के लिए समतापी प्रक्रम में जो PB में संबंध होता है, PB इक्वल टू कांस्टेंट होता है, PB इक्वल टू म्यू RT है ना। समतापी प्रक्रम में PB इक्वल टू क्या होता है, PB इक्वल टू होता है म्यू RT, यहाँ पर R भी कांस्टेंट म्यू R दोनों कांस्टेंट है, और समतापी में TB कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो PB इक्वल टू क्या हो जाएगा, पूरा कांस्टेंट हो जाता है, PB इक्वल टू कांस्टेंट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आदर्श गैस का 1 ग्राम द्रव्यमान समतापी अवस्था में फैलता है, ऊष्मा का प्रवाह होगा गैस से बाहरी वातावरण से गैस में, या C0 या A और B दोनों। देखिए समतापी अवस्था में आप जानते हैं समतापी अवस्था है तो वैसे डी क्यू इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, तो चेंजिंग होती हैं। और देखिए यहाँ पे डी इक्वल टू क्या होता है, TDS, डी क्यू इक्वल टू क्या होता है, डी यू इक्वल टू होता है CBDT प्लस PDB है ना। तो 1 ग्राम मोल है, चलो कोई नहीं MCBDT कर लो। अब T क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है समतापी अवस्था में, तो जो ये PDB इक्वल टू हो जाएगा, नहीं ये इक्वल टू क्या हो गया आपका, ये 0 हो गया, तो क्या बचा सिर्फ DW ही बचा, PDB मतलब DQ इक्वल टू क्या होगा, सीधा DB हो। तो यहाँ पर जो ऊष्मा का जो प्रवाह होगा वो दोनों ही मतलब क्या होगा, वो A और B दोनों ही होंगे, मतलब ठीक है दोनों तरफ होगा कि बाहरी वातावरण से गैस में या फिर गैस से बाहरी वातावरण, क्योंकि यहाँ पर A जो DQ है इक्वल टू क्या है, DW है, इसलिए तो ऑप्शन D इज करेक्ट हेयर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकाय का वह गुण जो रुद्रोष्म प्रक्रम में नहीं बदलता, दाब, आयतन, ताप, आयतन, दाब और ऊष्मा की मात्रा। तो रुद्रोष्म प्रक्रम में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता, इसलिए ऊष्मा की मात्रा है वो आपकी नहीं बदलती। थोड़े से क्वेश्चन ऊष्मागतिकी के प्रथम और द्वितीय नियम से लिए गए, ये भी आपका एक क्वेश्चन है, सही क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम एक ऐसा कथन है जिसमें निहित भावार्थ है कि किसी निकाय में ऊर्जा का संरक्षण होता है और ताप अपरिवर्तित रहता है, या समस्त कार्य यांत्रिक होता है, या फिर ना तो ऊष्मा का प्रवेश और ना ही निर्गमन होता। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो आपका ए इज करेक्ट है, ऊर्जा का संरक्षण का ही नियम है, ऊर्जा का प्रथम नियम है। जैसे कि जो भी हम किसी भी सिस्टम को जो ऊर्जा देते हैं वो पूरी तरह से उसके इंटरनल एनर्जी में और डब्ल्यू वर्क में चेंज होती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। तो जो वेरिएबल थर्मोडायनेमिक नहीं है वो आपका है यहाँ पर हीट, क्योंकि एंथैल्पी भी है, टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी, तो ये वेरिएबल है ही, सिर्फ हीट ही आपकी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल नहीं है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैस एट कांस्टेंट हाई प्रेशर इज थ्रोटनेड थ्रू अ पोरस वॉल इनटू अ रीजन ऑफ लोअर प्रेशर इन सच अ प्रोसेस। मतलब उसको आपसे पोरस प्लग से मतलब बॉल से किया गया, थ्रो किया गया, तो वहाँ पर इन सच अ प्रोसेस एंट्रोपी ऑफ द गैस रिमेन कांस्टेंट, ये भी नहीं होगा। एंट्रोपी ऑफ द गैस डिक्रीज, एंथैल्पी ऑफ द गैस इज कांस्टेंट, गिव्स फ्री एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। तो यहाँ पर एंथैल्पी जो होगी वो गैस की क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी। ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर हम जो गैस डाल रहे हैं पोरस प्लग से वो लोअर प्रेशर की तरफ डाल रहे हैं, इसलिए ऑप्शन सी आपका होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम सिद्धांत के अनुसार जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन किए गए बाहरी कार्य के बराबर होती है, ये भी नहीं है। सभी कार्य यांत्रिक हैं, निकाय में ना तो ऊष्मा प्रवेश करती ना ही निकलती, ये भी नहीं हो सकता। ऊर्जा संरक्षित रहती, क्योंकि डी क्यू इक्वल टू क्या होता है, डी यू प्लस डी डब्ल्यू, मतलब जो भी सिस्टम को हीट देंगे वो इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगी और वर्क में चेंज होगी, वेस्ट नहीं होगी, इसलिए ऊर्जा संरक्षण का ही एक सिद्धांत है ये प्रथम नियम, इसलिए ऊर्जा संरक्षित रहती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इसी टाइप का है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक इज अ स्पेशल कॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सीधा सीधा ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत ही है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम को लिखा जा सकता है। देखिए यहाँ पर सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ हो गया डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, तो ये तो होगा ही नहीं। डी क्यू इक्वल टू टी डी एस जो बनता है, एंट्रोपी होती है डी क्यू अपॉन टी होती है, तो डी क्यू इक्वल टू टी डी एस बनेगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पर, डी क्यू इक्वल टू टी डी एस इज राइट। जो द्वितीय नियम को हो डी क्यू इक्वल टू टी डी एस से लिख सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा होगा कि डी एस इक्वल टू डी क्यू अपॉन टी एंट्रोपी की फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अलग है थोड़ा सा, निम्न में से वह चर जो ऊष्मागतिक चर नहीं है। एक क्वेश्चन अभी आपने इस तरह का पढ़ा भी था, कई बार आ चुका है आपका। टेम्परेचर भी ऊष्मागतिक चर है, आंतरिक ऊर्जा भी ऊष्मागतिक चर है और एंट्रोपी भी ऊष्मागतिक चर है। लेकिन ऊष्मा है उसके अंदर जो ऊर्जा निहित है, जो एनर्जी जो उसकी है, उसमें उसका एक फॉर्म है ये, ठीक है। तो यहाँ पर जो हीट होगी वो एक ऊष्मागतिक चर नहीं होगी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन है कि यदि निकाय ए अलग अलग बी तथा सी निकायों के साथ ऊष्मीय संतुलन में है तो बी तथा सी आपस में भी ऊष्मीय संतुलन में होंगे। ये साफ दिखाई दे रहा है कि तीन सिस्टम आपके दिए हुए हैं और इनमें ए अलग अलग बी और सी के साथ ऊष्मीय संतुलन में और दो आपके, तो दोनों भी ऊष्मीय संतुलन में आपस में होंगे बी और सी। तो ये ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम हमने पढ़ा था, ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इज जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, हीट कैपेसिटी ऑफ सिस्टम इज जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ऑफ सिस्टम इज जीरो। यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन क्या हैं, तीनों ही करेक्ट हैं थर्ड लॉ के अनुसार। तो ऑल ऑफ एबव जो ऑप्शन होगा डी ऑप्शन वो आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, क्योंकि एंट्रोपी का जो फार्मूला होता है डी एस इक्वल टू क्या होता है, डी एस इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू अपॉन टी करके होता है। तो यहाँ से आप लगा सकते हैं कि टेम्परेचर जीरो होगा तो एंट्रोपी भी आपकी क्या होगी, जीरो होगी, टी जीरो, ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। और जो हीट कैपेसिटी है सिस्टम में जीरो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो दोनों ही तीन ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ अबव क्वेश्चन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। जो एंट्रोपी है, जो एंट्रोपी में चेंजिंग है डी एस,
ये एंट्रोपी में चेंजिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फिजिकल अंडरलाइंग द ऑपरेशन ऑफ द रेफ्रिजरेटर मोस्ट क्लोजली रिजेंबल द फिजिक्स अंडरलाइंग। हीट इंजन है, मेल्टिंग ऑफ आइस है, द फ्रीजिंग ऑफ वाटर, द वेपराइजेशन ऑफ वाटर। जी देखिए यहाँ पर जो ऊष्मा का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है रेफ्रिजरेटर में, वो क्या होता है, ठंडे से गर्म, मतलब लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ होता है। ये उल्टा, ये रिवर्स इंजन है एक तरह से, हीट इंजन, रिवर्स हीट इंजन है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो होगा मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस को पिघलाने के लिए भी नहीं है, हीट इंजन भी नहीं है, और आपका वेपराइजेशन ऑफ वाटर भी नहीं है, वेपराइजेशन भी नहीं है, तो फ्रीजिंग ऑफ वाटर होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है समतापी आदर्श अवस्था में आदर्श गैस को दी गई ऊष्मा काम आती। देखिए हमने पढ़ा था डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू पढ़ा था। यहाँ पर टेम्परेचर आपका क्या समतापी क्रम डी टी इक्वल टू जीरो होगा, तो डी यू इक्वल टू क्या होगा, वो भी जीरो हो गया, तो डी क्यू इक्वल टू क्या हो गया, डी डब्ल्यू। ऑप्शन क्या होता है, ताप बढ़ाने में बाहरी कार्य करने में, तो बाहरी कार्य यहाँ पर आया सीधा सीधा, ठीक है। ताप बढ़ाने में और बाहरी कार्य में ये भी नहीं होगा, वो आंतरिक ऊर्जा बढ़ती ये भी आपका नहीं होगा, तो ऑप्शन जो बी है आपका वो करेक्ट होगा, बाहरी कार्य करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस इज जीरो। If two systems are separately in thermal equilibrium with a third system, then both will be in equilibrium with each other। ये जो स्टेटमेंट है ऑप्शन बी वो आपका सही आंसर है यहाँ पे। एक सिस्टम अगर दो सिस्टमों के साथ अलग अलग थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो वो जो दो सिस्टम हैं वो भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, तो ऑप्शन बी करेक्ट स्टेटमेंट है किसके लिए, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, आदर्श गैस के लिए दी गए प्रक्रम में डी डब्ल्यू इक्वल टू जीरो और डी क्यू इज लेस देन जीरो, जीरो से कम है डी क्यू, मतलब डी क्यू किस में है, माइनस में। डी क्यू किस में, देखो यहाँ फार्मूला क्या है, ये आपका माइनस में है, डी क्यू किस में है, माइनस में है, तो डी क्यू इक्वल टू क्या हुआ, डी डब्ल्यू आपका क्या है जीरो, डी क्यू इक्वल टू डी यू हो गया, डी यू मतलब टी डी एस, डी टी आपका क्या होगा यहाँ पर, डी टी पर क्या इफेक्ट होगा, बात ही आती है, डी डब्ल्यू जीरो हो गया, डी क्यू, और ये आपका किस में, माइनस में आ गया, ये आपका किस में, नेगेटिव में है। जब ये नेगेटिव में है तो डी आई किस में होगा, नेगेटिव ही आएगा। जब नेगेटिव वैल्यू होगी इसका मतलब क्या होगा, टेम्परेचर जो होगा वो आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन ए, ये आपका क्या है, ताप घटेगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट है यार, ताप डिक्रीज द टेम्परेचर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अभी आपने दूसरी तरह से सॉल्व भी किया था। पोरस प्लग प्रयोग में जूल केल्विन प्रसार विस्तार हेतु आवश्यक शर्त क्या है। देखिए पोरस प्लग प्रयोग में जो एंथैल्पी है वो आपकी कांस्टेंट रहती है। एंथैल्पी का फार्मूला क्या होता है, यू प्लस पी वी इक्वल टू कांस्टेंट, यू प्लस पी वी मस्ट रिमेन कांस्टेंट। जो आपका ऑप्शन बी है वो करेक्ट की तरफ इशारा दे रहा है कि जो एंथैल्पी रहती है वो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है पोरस प्लग प्रयोग में। तो वी इज करेक्ट, बी इक्वल टू यू प्लस पी वी, यू प्लस पी वी को ही एंथैल्पी कहते हैं, एच इक्वल टू यू प्लस पी वी। ये क्वेश्चन है किसी चक्रीय प्रक्रम में किया गया कार्य शून्य होता है और निकाय द्वारा किया गया कार्य निकाय को दी गई ऊष्मा की मात्रा के बराबर होता है। ये ऑप्शन जो आपका बी है वो यहाँ पर करेक्ट है, किसी चक्रीय प्रक्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं, एक अलग फॉर्म में है, ऊष्मागति का प्रथम नियम किसका संरक्षण प्रदर्शित करता है। तो ना तो ऊष्मा का संरक्षण करता है, ना ही कार्य का, ना ही संवेग का, ये ऊर्जा संरक्षण का फॉलो करता है, ऊर्जा संरक्षण लॉ को, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो आपका है वो कार्नो इंजन से रिलेटेड है। कार्नो चक्र में माना जाता है कि पिस्टन अत्यंत धीमे चलता है, इसका कारण है घर्षण द्वारा ऊर्जा ह्रास नगण्य माना जाना, विकिरण द्वारा ऊर्जा ह्रास नगण्य माना जाना, या चालन द्वारा ऊर्जा का ह्रास नगण्य माना जाना, या गैस को सदैव संतुलन अवस्था में माना। चूंकि ये कार्नो इंजन है तो यहाँ पर जो है वो सिर्फ वेट से जुड़ता है, फ्रिक्शन, ठीक है। जो कार्नो इंजन है वो बेस्ड है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्रिक्शन। तो सो द एनर्जी लॉस इन ड्यू द फ्रिक्शन इज एज्यूम टू बी नेग्लिजिबल। यहाँ पर जो एनर्जी जो घर्षण द्वारा वो है वो जो उसका कारण है अंत धीमी चलना, वो क्या है, घर्षण द्वारा ऊर्जा ह्रास नगण्य माना जाना। तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा कार्नो इंजन के लिए वो आपका सही होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्नो इंजन ए तथा बी श्रेणीबद्ध क्रम में चल रहे हैं। ए 900 केल्विन पर ऊष्मा लेता है और टी केल्विन पर ऊष्मा छोड़ता है, तथा बी टी केल्विन पर ऊष्मा लेता है और 400 केल्विन पर ऊष्मा छोड़ता है। यदि दोनों की दक्षता क्या हो, समान हो, तो टी का मान क्या होगा। यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे ठीक से कि जो ऊष्मा कार्नो इंजन की दक्षता होती है ईटा इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1 होती है। पहली कंडीशन में जो आपका ऊष्मा इंजन ए है वो 900 केल्विन पर ऊष्मा लेता है और टी केल्विन पर ऊष्मा छोड़ता है। 900 केल्विन पर ऊष्मा लेता है तो 900 केल्विन क्या हो जाएगा, 1 माइनस T2 मतलब
टी, ये टी केल्विन 900 केल्विन पर ऊष्मा क्या होता है, लेता है ना, टी केल्विन पर छोड़ता, तो T2 आप टी मान लेंगे कि ऊष्मा T2 पर छोड़ रहा है, और T1 क्या मानेंगे 900 केल्विन। ठीक है, ये तो आपको आ गया ए के लिए। ठीक है, ये आपका ईटा किसके लिए होगा, ए के लिए। अच्छा बी के लिए क्या होगा, दक्षता क्या होगी बी के लिए, 1 माइनस, वहां पर ऊष्मा 400 पर ऊष्मा छोड़ता है। ठीक है, क्योंकि और जो टी केल्विन पर ऊष्मा लेता है और 400 केल्विन पर ऊष्मा छोड़ता है, तो 1 माइनस 400 बटे टी आ गया। दोनों की दक्षता क्या है, सेम है, तो दोनों को आप इक्वल टू कर दीजिए किसके, 1 माइनस टी अपॉन 900 के। ठीक है, 1 से 1 आपका कट हुआ, तो माइनस से माइनस भी कट हो जाएगा। देखो 400 गुणा 900 इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गए थे, तो टी स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, 9 चौक 36, 1 2 3 4, तो टी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 6 36 मतलब 600 केल्विन। टी की वैल्यू कितनी आती है, 600 केल्विन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका आएगा वो ऑप्शन बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर बिटवीन 10 डिग्री सेल्सियस एंड 42 डिग्री सेल्सियस। 10 और 42 के लिए आप यहाँ पर देखते हैं 10 डिग्री सेल्सियस को आप केल्विन में चेंज करेंगे और 42 को भी चेंज करेंगे। 10 हो जाएगा 283 केल्विन और 42 हो जाएगा आपका 315 केल्विन। तो परफॉर्मेंस जो होती है वो लगभग एफिशिएंसी की उल्टी होती है, रेसिप्रोकल होती है। यहाँ पर जो फार्मूला होगा वो जो होगा परफॉर्मेंस का वो क्या होगा, T2 अपॉन T1 माइनस T2। T2 कितना है, वो परफॉर्मेंस है 10 डिग्री सेल्सियस मतलब 283। ठीक है, 283 और नीचे होगा 42 का 315 माइनस 283, ये हो जाएगा आपका 283 बटे 32, और ये सॉल्व करेंगे तो आप आएगा लगभग 8.82 के अप्रोक्स लगभग ये आपका आता है। तो ऑप्शन जो यहाँ पर आपका बैठता है वो बैठता है 8.82 के अप्रोक्स, मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट है, 8.84 यही लगभग बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंजन हॉर्स के प्रयोगानुसार धातु की छड़ की ऊष्मीय चालकता के तथा धातु के छड़ की वह लंबाई L जहां पर तक मोम पिघलता है में संबंध क्या होगा, के अपॉन एल इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये भी नहीं हुआ, के स्क्वायर अपॉन एल इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये भी आपका नहीं हुआ, के अपॉन एल स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये ऑप्शन आपका राइट है, के अपॉन एल स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्नो इंजन जो तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस तथा 100 डिग्री सेल्सियस के मध्य कार्यरत है की दक्षता है लगभग। तो कार्नो इंजन की दक्षता का फार्मूला हमने पहले ही पढ़ा, ये होता है O1 माइनस T2 अपॉन T1। यहाँ पर जो है वो काम करता है किसके बीच, 20 डिग्री सेल्सियस और 100 के बीच, मतलब T1 क्या हो गया आपका 100 हो गया, T2 हो गया 20, तो ये केल्विन में चेंज कर लेंगे, दक्षता क्या होगी 1 माइनस T2 अपॉन T1, मतलब T2 कितना है 20 का मतलब 200 लगभग 273 अपॉन 100 मतलब 373 केल्विन में होगा, 1 माइनस T2 अपॉन T1। ठीक है, तो यह फार्मूला यहाँ पर आप लगा देंगे और यहाँ से इफिशियंसी जो निकल कर आएगी हम परसेंटेज में निकालनी है। ठीक है, ऑप्शन परसेंट में गुणा कर लेंगे किससे, 100 से, 1 माइनस मतलब 373 माइनस 293 बटे 373 इंटू 100 हो गया। ठीक है, और ये हो जाएगा कितना 80 अपॉन 373 इंटू 100, यहाँ से निकल कर आएगा फार्मूले में आंसर आपका लगभग 8000 बटे 373, कितना आ रहा है, दो वाला ऑप्शन इसमें देखते हैं कोई हो तो देखो, पहले ज़्यादा सॉल्व ना करना पड़े। हाँ है तो सारे के सारे दो ही, ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी होगा, तो थोड़ा और इसको ये और में आपका आएगा लगभग 21 आएगा, 1 पॉइंट कुछ आएगा, तो फार्मूला देख लेते हैं। जो आपका आंसर होगा यहाँ पर वो होगा 21 वाला, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 21.4% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए कार्नो इंजन की दक्षता का ही एक आपका क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है हर एग्जाम में कार्नो इंजन की दक्षता से। तो ये कार्नोट इंजन टेक्स 1000 कैलोरीज हीट एट 627 डिग्री सेल्सियस रिजेक्ट अ पार्ट ऑफ इतना, मतलब T1 इक्वल टू आ गया 627 का आप केल्विन में चेंज करेंगे 900 केल्विन आता है, और T2 कितना है, T2 यहाँ पर आ जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस मतलब क्या 300 केल्विन में आ गया, 273 में आपने इसको ऐड किया, तो जो इफिशियंसी होगी परसेंटेज में वो क्या होगी 1 माइनस T2 अपॉन T1 इंटू 100। तो 1 माइनस T2 कितना, 1 माइनस T2 कितना 300 बटे 900 इंटू क्या 100, 300 900 में से 300 के कितने बचे 600 बटे 900 इंटू क्या 100 है, और 9
9 6 54 है, बचा कितना 6 9 6 54 6 सी आता आपका रहेगा परसेंटेज में 6 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो 6.6 आपको जो बैठता है ऑप्शन है ऑप्शन ए 66.6। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रेफ्रिजरेटर एक परिवर्तनीय चक्र में 300 केल्विन और 400 केल्विन तापक्रमों के बीच कार्य करता है, उसकी ऊष्मीय दक्षता होगी। ऊष्मीय दक्षता यही फार्मूला आपको यूज करना है। 300 केल्विन 400 है तो ये होगा 1 - 300 बटे कितना 400 आपका लोगे 300 बटे कितना 300 बटे 400 1 - T2/T1 ये आएगा 400 कम 400 में 300 का 100/400 कितना आएगा। अच्छा इसका वो देख लेते हैं कि ये आपसे पूछ किस में रहा है, परसेंटेज में है ऑप्शन है या फिर किस में दक्षता में ही है। तो 1/4 हो गया। 1/4 क्या होता है 0.25 होता है। तो ऑप्शन जो यहाँ पर आपका आएगा वो क्या होगा ऑप्शन 0.25 ऑप्शन ए इज करेक्ट है। ऑप्शन ए इज करेक्ट 0.25। देखिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें जो दक्षता ईटा है और बीटा में जो बीटा है वो क्या है प्रशीतन गुणांक हो गया बीटा। देखिए बीटा जो प्रशीतन गुणांक होता है उसमें रिलेशन हमने पढ़ा था बीटा इक्वल टू होता है T2/T1 - T2 करके होता है। ठीक है यहाँ पर आपने T1 कुछ इस तरह से भी आप इससे ले सकते हैं T2/T1 इसमें हमने कॉमन ले लिया ना तो अंदर क्या हो जाएगा 1 - T2/T1 कुछ इस तरह से भी ले सकते हैं। ये क्या है एक तरह से ये दक्षता है। यहाँ पर देखो ये अपॉन में क्या है ये तो दक्षता है ईटा हो गया। ठीक है ये क्या है अगर यहाँ पर एक बार क्या करें यहाँ पर क्या करें ये जो होगा जैसे ईटा इक्वल टू क्या होता है 1 - T2/T1 तो T2/T1 क्या होगा T2/T1 इक्वल टू होगा T2/T1 इक्वल टू होगा क्या T2/T1 इक्वल टू होगा 1 - ईटा। तो यहाँ जो फार्मूले आपका आएगा वो क्या आएगा 1 - ईटा आप लगा देंगे। तो ऑप्शन जो करेक्ट यहाँ पर बैठेगा बीटा इक्वल टू 1 - ईटा/ईटा। कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन सी इज करेक्ट है 1 - ईटा/ईटा ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्नो इंजन में शामिल होता है 2 नियत आयतन तथा 2 रुद्रोष्म प्रक्रम। नियत आयतन तथा 2 रुद्रोष्म प्रक्रम। देखिए हम जानते हैं कि कार्नो चक्र में जो शामिल होते हैं वो 2 रुद्रोष्म होते हैं 2 और 2 होते हैं समतापी। तो वही ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं 2 समतापी तथा 2 रुद्रोष्म प्रक्रम। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है वही हमको करेक्ट दिखाई दे रहा है क्योंकि इसमें 2 ही आपके समतापी 2 ही उत्क्रमणीय रुद्रोष्म प्रक्रम होते हैं। ऑप्शन वी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये कार्नो इंजन शीतलक को 5 जूल की ऊर्जा देती है और प्रत्येक 4 जूल के कार्य के लिए कार्नो इंजन की दक्षता होगी। यहाँ पर जो हम इंजन की दक्षता का जो फार्मूला लगाएंगे वो एनर्जी वाला लगाएंगे ईटा इक्वल टू 1 - Q2/Q1 वाला फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर क्या 1 - Q2 कितना है 4 जूल और Q1 कितना 5। तो ये आपका हो जाएगा 4 5 5 जगह 1/5 1/5 हुआ 1/5 से जो आपका सोल्यूशन आएगा वो है 1/5 ही रहा। दक्षता होगी बी इक्वल टू 1/5 होगी। ठीक है बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये कार्नो इंजन की दक्षता 30% है। यदि सिंक का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस घटा दिया जाए तो उसकी क्षमता 35% हो जाती है। तो केल्विन में स्रोत का तापक्रम होगा। हमको T1 आपका निकालना है तो यहाँ फार्मूला लगाते हैं 1 - T2/T1 जो पहला है 30% है 30/100 कर लेंगे इक्वल टू 1 - T2/T1। यहाँ पर जो दूसरा है वो 35% हो जाती है 35/100 इक्वल टू का जब तापक्रम जो होता है वो कितना घटा देते हैं हम कितना 50 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड घटा देते हैं। मतलब T1 में से आपने 50 यहाँ पर घटा दिया अपॉन T1। ये जो आपका आता है सॉल्व करेंगे इसके लिए क्या बनेगा 1 - T2/T1 बनता है और माइनस माइनस प्लस हो गया 50/T1 हो गया। ये क्या है ये 35/100 है कितना 35/100 ये क्या है 30/100 है और प्लस 50/T1 50/T1 हो गया। इसको इसमें से आप लेस करेंगे कितना वो 30 में से 35 में से 30 जाएंगे सीधी सीधी 5/100 कर लो शॉर्ट में। ठीक है सीधी सीधी घटा दो और नीचे आप सेम है 100 तो ऊपर 35 में 30 गए 5/100 लो 50/T1। तो T1 आपका आएगा 5T1 इक्वल टू क्या होगा 50 और ये 2 0 ठीक है 5 1 1000 केल्विन आ गया। ठीक है T1 आया वो कितना आया 1000 केल्विन आया। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी इज करेक्ट 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन मैक्सवेल के ऊष्मागतिक संबंध से कि मैक्सवेल के ऊष्मागतिक संबंध का सूत्र क्या होगा। देखिए मैक्सवेल के रिलेशन मैंने अपनी एक वीडियो में दिए हुए हैं और उनको याद करने का एक ट्रिक भी दिया है जिसमें चारों रिलेशन आप इजीली याद कर सकते हो। तो वो वीडियो मेरा जरूर देखें आप ताकि आपको चारों ऑप्शन याद हो जाएं तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर वैसे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है del T/del P कांस्टेंट S इक्वल टू del V/del S
कांस्टेंट पी। ऑप्शन वी इज करेक्ट है, क्योंकि ऑप्शन ही बी जो आपका है वो एंथैल्पी से प्राप्त किया जा सकता है। एंथैल्पी मतलब थर्ड ऊष्मागतिक रिलेशन आपका ये वाला है, वो आप देख लेंगे, मेरी वीडियो को आप जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा संबंध सही है? डी इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी बी। डी इक्वल टू क्या होता है? डी इक्वल टू होगा डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू होगा, कुछ इस तरह में थर्मोडायनामिक का फर्स्ट रिलेशन जो आपका है। तो टी डी वी तो होता ही नहीं उसमें, तो ये भी नहीं है आपका। डी एफ इक्वल टू माइनस पी डी वी ये भी नहीं है, और डी एच इक्वल टू बी डी टी ऐसे ये चौथा ऑप्शन देते हैं। जी इक्वल टू क्या होता है? जी इक्वल टू होता है जी इक्वल टू यू प्लस पी बी माइनस टी एस। तो डी जी इक्वल टू जो होगा वो होगा डी यू प्लस पी डी बी प्लस बी डी पी माइनस टी डी एस और माइनस एस डी टी। ठीक है, तो डी इक्वल टू क्या होता है? डी इक्वल टू होता है टी डी एस माइनस पी डी बी प्लस पी डी बी चल रहा है ये वाला, ठीक है, प्लस बी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। यहाँ पर जो भी कट रहा है उसे काट देंगे। टी डी एस से टी डी एस कटता है, पी डी बी से पी डी बी कटा, बी डी पी माइनस टी डी एस। ऑप्शन देखते हैं बी डी पी माइनस टी एस। जो ऑप्शन जी डी है आपका वो क्या है? रिलेशन सही है, ऑप्शन डी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो गिब्स जी है वो हेल्महोल्ट्ज़ एच के बीच संबंध हो दर्शाता है। देखिए जी इक्वल टू होता है यू प्लस पी बी माइनस टी एस, हमने भी पढ़ा। तो जो यू प्लस पी बी है वो आपका एक तरह से हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन होता है एच, एच इक्वल टू यू प्लस पी बी होता है। तो ये जो फंक्शन आपका निकाल के देगा वो आपका क्या है? जी इक्वल टू एच माइनस टी एस करके देगा, तो एच माइनस टी एस करके देगा, सॉरी यू माइनस टी एस होता है। हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन एच जो होता है वो यू माइनस टी एस होता है, तो जो आपका फंक्शन होगा वो होगा एच प्लस पी बी करके होगा, क्योंकि यहाँ पर हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन ये है आपका, ऑप्शन डी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन्हीं आदर्श गैस के मिश्रण में यदि में सभी अणुओं के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए यहाँ पर सत्य कथन होगा गति, आदर्श गैस के मिश्रण सभी अणुओं के लिए निम्न से कौन सा समान होगा? सत्य नहीं, समान होगा। गति समान होगी, ये भी नहीं है। मध्यमान स्थान से गति समान होगी, ये भी नहीं है। वर्गमात्र मूल गति समान होगी, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आ जाता है कि गिब्स के विभव जी को परिभाषित किया जाता है जहां प्रतीकों के समानांतर है। जी इक्वल टू होता है यू प्लस पी बी माइनस टी एस। ऑप्शन आप देख लीजिए यू प्लस पी बी माइनस टी एस, ऑप्शन डी इज करेक्ट है। हम बार बार इसको सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रेशियो ऑफ द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड स्क्वायर वेलोसिटी रूट मीन रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी एंड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी फॉर 1 मोल ऑफ गैस विल बी। यहाँ पर देखिए फार्मूला जो आपका होता है, जो इनमें रिलेशन है, जो आपका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, एवरेज वेलोसिटी और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है, उसमें रिलेशन जो होता है होता रेशियो निकालेंगे। जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है रूट 3 आर टी अपॉन एम होती है, दूसरी जो होती है वो होती है 8 आर टी अपॉन पाई एम होती है, तीसरी क्या होती है 2 आर टी अपॉन एम होती है। यहाँ पर हम एक काम करते हैं, आर टी से आर टी आपका सब कट जाएगा, एम से एम कटेगा, ये आपका बनता है नंबर और रूट 3, ये रूट 3 हो गया। रेशियो 8 अपॉन रूट पाई, 8 अपॉन रूट पाई रेशियो रूट 2 आपका यहाँ पर आता है। ऑप्शन एक बार चेक कर लेंगे भाई, रूट 3 की वैल्यू क्या होती है 1.73, तो ऑप्शन यहाँ पर चेक कर लेते हैं 1.73 दो ऑप्शन में आता है, ऑप्शन ए ऑप्शन डी में आता है। और जो वैल्यू आपकी रूट 2 की वैल्यू होती है वो 1.6 नहीं होती, जो लास्ट में 1.6 है वो नहीं होती है, ये 1.4 है। तो जो ऑप्शन होगा ए आपका राइट लग रहा है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नहीं तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे आगे, 8 अपॉन पाई को भी सॉल्व कर लेंगे, रूट 2 की वैल्यू होती है 1.4 अप्रॉक्स, तो ऑप्शन ए में ही 1.4 है, इसलिए ऑप्शन ए आप यहाँ पर करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विसरण गुणांक डी तथा चंचलता गुणांक म्यू परस्पर एक दूसरे संबंध रखते हैं जिसे आइंस्टीन के समीकरण से प्रदर्शित किया जाता है। ये है कौन सा नियम? इसमें आपका देखेंगे चार ऑप्शन ए बी सी डी। चार ऑप्शन में जो सबसे पहला ऑप्शन है रिलेशन होगा वो है डी पी अपॉन म्यू पी इक्वल टू डी एन अपॉन म्यू एन इक्वल टू के बी टी अपॉन ई, ऑप्शन ए इज करेक्ट। यहाँ पर है कि हाइड्रोजन के लिए बॉयल ताप होता है, तो हाइड्रोजन के लिए बॉयल ताप 50 -102 -164 डिग्री सेल्सियस, तो कभी कभी 163 फॉर्म में भी आ जाता है, तो वो आप सही करेंगे -164 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी आपने एक फार्मूले को यूज भी किया था यहाँ के फार्मूले के लिए पिछले क्वेश्चन में, किसी गैस के अणुओं के लिए औसत वेग का व्यंजक होता है। औसत वेग गैस के लिए औसत वेग जो होता है वो क्या होता है? औसत वेग का फार्मूला होता है 8
के टी अपॉन पाई एम, 8 के टी अपॉन 2m, 8 के टी अपॉन पाई एम होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट है। देखिए यहाँ पर है, निम्न भौतिक राशियों में से किसका मान किसी दिए गए ताप पर सभी गैस के अणुओं के लिए समान होता है? द्रव्यमान, चाल, संवेग। तो वो आपकी होगी गतिज ऊर्जा, क्योंकि गतिज ऊर्जा जो होती है वो होती है 3RT अपॉन एम। सॉरी, गतिज ऊर्जा नहीं, गतिज होती है 3RT अपॉन एम होती है। तो जो काइनेटिक एनर्जी आपके निकल के आएगी वो आती है 3 अपॉन, क्या होती है काइनेटिक एनर्जी? 1/2 mv² होती है। यहाँ पर 1/2 mv² करेंगे। एम बी क्या है आपका 3RT अपॉन m², तो रूट हट जाएगा। ठीक है, एम से आपका एम कटेगा तो 3/2 RT, 3/2 RT आपको हो गया। तो टेम्परेचर क्या है, काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या रहेगी? वो सेम रहेगी। ठीक है, गैस के लिए। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस का ताप बढ़ाने पर अणुओं का औसत मुक्त पथ बढ़ता है, घटता है, परिवर्तित रहता है? कुछ नहीं कहा जाता। तो यहाँ पर जो है ताप बढ़ाने पर जो औसत मुक्त पथ होगा वो बढ़ता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी आदर्श गैस के लिए दाब P तथा गतिज E के बीच सही संबंध है। अभी आपने इक्वल टू क्या निकाला था? गतिज निकाली थी 3/2 RT निकाली थी। RT इक्वल टू क्या होता है? वो आता है PB होता है। 3/2 PB हो जाएगा। तो 3/2 PB किस में? ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, U इक्वल टू 3/2 PB। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी आदर्श गैस की दाब तथा ताप दोगुना कर दिया जाता है, आयतन आधा कर दिया जाता है। आयतन कितना? आधा कर दिया जाता है। तो गैस के अणुओं की संख्या क्या होगी? नियत रहती है, 2 गुनी हो जाती है, 4 गुनी हो जाती है, 8 गुनी। तो यहाँ पर जो अणुओं की संख्या होगी वो क्या रहती है? नियत रहती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि जो अणुओं की संख्या होती है गैस की प्रकृति पर डिपेंड करती है और किसकी, उसकी कितनी द्रव्यमान कितना उस पर डिपेंड करती है, ना कि उसके वॉल्यूम और उस पर चेंजिंग पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये आपकी अणुओं की संख्या वो है वो नियत रहती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निकाय के लिए इकाई मात्रा की एंथैल्पी होती है, तो एंथैल्पी होती है H इक्वल टू U प्लस PV। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी एक गैस के 4 अणुओं का वेग क्रम से 135 तथा 7 किलोमीटर पर सेकेंड है। इसका वर्गमान वेग वर्गचाल होगी वो कितनी? तो वर्गमान वर्गचाल का फार्मूला होता है वो आपका होगा रूट समेशन ऑफ V² अपॉन समेशन ऑफ n। तो समेशन ऑफ V² क्या है? 135 और 7 यहाँ पर लाएंगे, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर अपॉन समेशन कितना? 4 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, ये होता है 3 3 1 प्लस 9 प्लस 25 प्लस 7 7 49/4। और ये सॉल्व करेंगे आएगा 9 और 1 10 और 25 35, और 35 में आपने 49 जोड़ा, कितना आ गया? 85 लगभग 84/4 रूट। ये आपका आता है रूट 41। और 41 का जब रूट आप खोलेंगे तो 41 का रूट लगभग आएगा 25। 41 का रूट खोलेंगे, सॉरी 41 नहीं होगा, 4 दूनी 8 होता 21 होगा। तो जो ऑप्शन आपका बनेगा लगभग बनेगा 4 चौक 16 55 25 का 4 पॉइंट करके कुछ ऑप्शन बन रहा है। तो 4 पॉइंट का ऑप्शन यहाँ पर आप देखेंगे जो होगा, जो 21 है वो लगभग 4.58 में ज़्यादा सेट बैठता है। आप वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ पर देख लेंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा, ए ऑप्शन, क्योंकि 21 का आप इस तरह से निकाल लेंगे। ठीक है, 4 चौक 16 बचा कितना? 16 बचा 5 0 0 2 लगाए आपने, 4 और 4 कितना हो गया? 8 आ गया, और 8 में यहाँ पर पॉइंट लगाया और कितना लगा? 8 5 40, 8 6 48, लगभग 6 बार जाएगा। हाँ, 6 6 36 6 8 48 49 50 51 है, लगभग 4.6 आया, 4.5 ही आएगा। ठीक है, तो 4.5 वाला ऑप्शन आपका यही है, देखो ए ऑप्शन। ऑप्शन ए इज करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी आदर्श गैस की इकाई आयतन में स्थित अणुओं की गतिज ऊर्जा E है, गैस द्वारा डाले गए दाब का मान क्या होगा? जो गतिज ऊर्जा होती है इक्वल टू क्या होती है? इक्वल टू होती है 1/3/2 PB करके होती है। ठीक है, अभी आपने किया था इसको। तो प्रेशर आपको क्या निकालना है? प्रेशर जो होगा वो कितना होगा? 2 ऊपर 3 नीचे, 2/3 E, और अपॉन क्या हो जाएगा? ये BB आपका अपॉन में चला जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर देखते हैं, तो 2/3 E गैस द्वारा डाले गए दाब का मान बताइए। तो दाब का जो मान होगा, दाब का मान होगा 2/3B, 2/3 E आता है यहाँ पर। तो यहाँ पर BB आपको ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर गैस द्वारा डाले गए
दाब का इकाई आयतन में, सॉरी इकाई आयतन है तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी, तो 2/3 हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, असत्य है। आदर्श गैस बॉयल तथा जूल के नियम का पालन करती है, ये भी सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक पदार्थ प्रावस्था परिवर्तन करता है तो ये नियत ताप पर ऊष्मा का अवशोषण करता है, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट, नियत ताप पर जब आयतन बढ़ता है तो वैन गैस की आंतरिक एनर्जी बढ़ती है, ये भी आपका सही होगा। डी ऑप्शन है कि मैक्सवेल के चारों संबंध किसी भी साम्य तथा असाम्य अवस्था के लिए प्रयुक्त होते हैं, तो ये जो आपका ऑप्शन है वो कुछ विशेष स्थितियों में ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन होगा, चारों संबंध कुछ विशेष स्थितियों में ही जो साम्य और असाम्य स्थितियों के लिए प्रयुक्त होता है, वैसे नहीं होता, तो किसी भी में नहीं होता है ना, किसी भी लगा, तो इसलिए ये जो ऑप्शन डी होगा वो आपका यहाँ पर असत्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अणुओं में वेग वितरण के मैक्सवेल के नियम के अनुसार सबसे अधिक संभाव्य वेग है औसत वेग से अधिक, औसत वेग के बराबर, या वर्ग माध्य मूल वेग के बराबर, या वर्ग माध्य मूल वेग से कम। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है कि जो सबसे अधिक संभाव्य होगा वो वर्ग माध्य मूल वेग के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्सवेल के विभाजन के अनुसार अधिकतम संभाव्य गति P तथा मध्यमान गति Bm तथा वर्गमाध्य मूल गति Brms में निम्न संबंध है। जैसे कि अभी अपने फार्मूले में पढ़ा था कि जो यहाँ पर Bp होगा वो आपका सबसे कम होगा, B जो M है वो सबसे जो वो मिनिमम, क्योंकि यहाँ पर पाई एम भी आ जाता है, जैसे आपने रिलेशन ये वाले पढ़े थे। तो ये आपका क्या है 3RT/m, ये है आपका 3RT/m जो होता है वो होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू 3RT/m, तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आपकी किससे ज़्यादा है 2RT/m से ज़्यादा होती है, तो BP से ये आपकी ज़्यादा होगी, BP से Brms आपका ज़्यादा होगा, BP सबसे कम होगा। 8/पाई जो होता है 8/पाई की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो वो और भी कम आएगी, तो रिलेशन आपका जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू वो सबसे ज़्यादा आएगी, BM उससे कम आएगा और BP सबसे कम आएगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वांडर वाज गैस के लिए क्रांतिक ताप होता है वो 8A/27 RB होता है। देखेंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, TC = 8A/27 RB, ऑप्शन ए इज करेक्ट। जूल थॉमसन प्रभाव पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बेस्ड है, निम्न में से कौन सा ताप विद्युत प्रभाव का उपयोग पृथ्वी तल में हो सकता है। थॉमसन प्रभाव का, सीवेक प्रभाव का, पेल्टियर प्रभाव का, वो आपका थॉमसन प्रभाव होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वोल्टेज में नियतांक के सार्वत्रिक नियतांक आर तथा अवोगाद्रो संख्या एन में रिलेशन है। तो K = R/N का आपने फार्मूला पढ़ा होगा हमेशा, K = R/N। ठीक है, Na दिया है, अवोगाद्रो संख्या A की फॉर्म में दिया, कोई दिक्कत नहीं है, तो ऑप्शन सी जो होगा वो यहाँ पर करेक्ट होगा, K = R/N। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि क्रिटिकल वॉल्यूम BC ऑफ द गैस ओबेइंग वैन डर वाल्स इक्वेशन इज गिवन बाय, जो क्रिटिकल वॉल्यूम होगा वो कितना होगा। क्रिटिकल वॉल्यूम = होता है 3B, हमने पढ़ा हुआ फार्मूला, क्रिटिकल 1B 2B 3B होता है, BC = 3B, क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर था। TC = 8A/27 RB होता है, TC = क्या होता है, TC = 8A/27 RB होता है। तो उस फार्मूले में जब आप लगाएंगे तो VC = आपका 3B निकल के आएगा। आपको यहाँ पर क्रिटिकल प्रेशर भी निकालना है, A/27 RB स्क्वायर करके, तो जो वैल्यू निकल के आएगी क्रिटिकल वॉल्यूम की वो BC = क्या होगी 3B निकल के आएगी। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। वैसे सॉल्व भी करके आप इसे देख सकते हैं कि TC आपका दिया है, PC का आपका ये रहा, तो हाँ PC VC = RTC, तो यहाँ से आप जो वैल्यू है BC = RTC, RTC/PC आ जाएगा। TC कितना है वो दिया हुआ है 8A/27 RB/A/27 RB स्क्वायर। आप सॉल्व करेंगे, 27 से 27, 8 से 8 कटा और इसे 1 कटा, B स्क्वायर आपका ऊपर पहुंचेगा। सॉरी यहाँ यूज नहीं हुआ, ये आपको वैन डर वाल्स में ही यूज होगा, जो वैन डर वाल्स इक्वेशन है इसी में आप इसे यूज करेंगे, तो BC आपका निकल के आएगा = 3B, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वास्तविक गैस के लिए क्रांतिक गुणांक RTC/PCBC का मान होता है 3/8, 1/8, 8/3, 5/8। तो यहाँ पर जो वैल्यू है PCBC और TC की जो जैसे कि अभी मैंने बताई थी वो आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो 8/3 निकल के आएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आएगा आंसर यहाँ पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वंडर बॉल जूल थॉमसन प्रसार में ऊष्मा कब पैदा होती है? तो जब T इज ग्रेटर देन 2A/RB होता है। यहाँ पर ग्रेटर देन होना चाहिए टेम्परेचर, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, T इज ग्रेटर देन 2A/RB। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण को इस तरह लिखा जाता है, तो वो आपका लिखा जाएगा वो U = F-T del F/del T करके लिखा जाएगा, F-T del F/del T। लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर है और वहाँ पर होना चाहिए कांस्टेंट वॉल्यूम, इसलिए ऑप्शन जो आपका ए है वो आपको याद रखना है तो दोनों सेम, लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट वॉल्यूम था, यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर, तो कांस्टेंट वॉल्यूम बार आपका आंसर सही होगा, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वंडर बॉल गैस समीकरण में बॉयल का ताप टीवी दिया जाता है, तो टीवी जो होता है बॉयल ताप होता है A/BR करके, तो ऑप्शन ए आपका राइट होगा, टीवी = A/BR। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जूल थॉमसन प्रसार में उत्क्रमणीय ताप वह ताप है जिसके नीचे गैस आपका होगा वो शीतलताएं दर्शाती हैं, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये आज के टॉप 100 क्वेश्चन में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करते हैं। थैंक यू सो मच।